चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का ही पार्ट लेने वाला हूं और आज भी मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ छूटे हुए प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। पिछले क्लास में आपने एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ा है। आज भी मैं बेंजोइक एसिड नहीं, मैं कुछ एसिड से रिलेटेड कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद मैं आपसे फेनॉल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स का एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। तो पहले मैं कुछ एसिड का देख लेता हूं, बाद में मैं फेनॉल पे आऊंगा। तो यहां पे मैं कह रहा हूं फर्स्ट में कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग आप कहेंगे ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब सुनने वाली बात है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे जो है ना हम देखेंगे। तो पहले मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये ऑक्जेलिक एसिड है, HO C डबल बाउंड O C डबल बाउंड OOH, ये ऐसा है। बी के बारे में बातचीत कर लूं, इसको मैं कह रहा हूं कि HO C डबल बाउंड OCH2 C डबल बाउंड OOH, ये तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, ये जो तुम्हारे एसिड हैं ये है मेलोनिक एसिड। और यहीं पे एक मैं थर्ड लेता हूं सक्सिनिक एसिड HO, या इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं CH2 C डबल बाउंड OOH, और यहां पे मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड OOH। ये बेटा स्टेट चेन है, थोड़ा सा जगह नहीं था इसलिए मैं सीधा करके नहीं लिख पाया। तो ध्यान देना, इसको जब एसिडिक स्ट्रेंथ में देखेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले H+ बाहर करेंगे, इससे भी H+ बाहर करेंगे और ये इससे H+ बाहर करेंगे। ध्यान देना, H+ बाहर करने के बाद ये जो आपको मिलेंगे HO C डबल बाउंड O C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे ये ड्राइंग ग्रुप है, जब ये उठ करके इधर आएंगे तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब सुनने वाली बात है, मीन्स ये निगेटिव चार्ज आप कहेंगे स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहेंगे रेजोनेंस। इसमें भी इधर से अगर मैं H+ बाहर कर दूं तो ये HO C डबल बाउंड OCH2 C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज। तो ये अगर उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर, तो आप कहेंगे ये भी स्टेबलाइज्ड बाय, आप कहेंगे रेजोनेंस मीन्स निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। और इसको उठा करके मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, इसको ये एक्चुअली सीधा फॉर्म में है। तो यहां पे कहना HO C डबल बाउंड OCH2 C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज के फॉर्म में है। ध्यान देने वाली बात है। तो इस कार्बन का जब बातचीत करूं, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पे कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसको जो खींचने की टेंडेंसी होगी sp2 और sp3 में, तो आप कहेंगे कि sp2 को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और स्टेबल होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी होगी आप कहना A ग्रेटर देन, इसको मैंने माना A, ये B, ये C, तो स्टेबिलिटी होगा A ग्रेटर देन B इक्वल टू C। अब सुनना, यहां तुम्हारे आप कहेंगे कि अगर मैं इसको ड्राइंग ग्रुप मान लूं और इसको भी अगर मैं ड्राइंग ग्रुप एक्चुअली है ही, मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो
तो ध्यान देना, ड्राइंग ग्रुप होगा तो ये अपने तरफ खींचेगा, और ये खींचेगा तो सिंगल बॉन्ड के कारण खींचेगा, यहाँ भी खींचेगा, बट यहाँ से ये जो है कार्बन जो सेकेंड पे है और यहाँ फर्स्ट पे है, तो यहाँ जो खींचने की वैल्यू होगी थोड़ा सा कमेगी। कम डिस्टेंस से खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा डिस्टेंस से खींचने की टेंडेंसी कम, और कम अगर खींचेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स इधर पोलराइज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में ये इधर आएंगे, ये इधर। मीन्स कहेंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम होगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। सो स्टेबिलिटी बी और सी के बारे में बातचीत करूं तो बी ग्रेटर देन सी, और बी सी के बारे में बातचीत करूं तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो बी ग्रेटर देन सी, आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये स्टेबिलिटी हुआ। अगर ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहना एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। सो एसिडिक नेचर आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। तो ध्यान देने वाली बात है, तो कोई डाइओइक एसिड रहे और इसके बीच में नंबर ऑफ कार्बन्स को अगर मैं बढ़ाते जाऊं, यहाँ एक कार्बन और यहाँ देखो दो, तो उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ घटते चला जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन अगर दो, ध्यान देना बीच वाले कार्बन को मैं कहूँगा इंटरवेनिंग कार्बन, अगर इंटरवेनिंग कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। और इसका मैं थोड़ा सा pKa वैल्यू के बारे में बातचीत करूँ। ध्यान देना पहला का जो pKa है ऑक्जेलिक एसिड का, यहाँ पे मैं कहूँगा pKa, तो आप कहेंगे ये होगा 1.23, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। ध्यान देना मेलनिक एसिड का जो pKa वैल्यू होगा आप कहेंगे 2.83, आप कहना 2.83, और ये जो तुम्हारे सक्सिनिक एसिड हैं इसके जो pKa वैल्यू होते हैं आप कहेंगे 4.13 के आसपास होंगे। तो इससे आप देख सकते हो कि pKa वैल्यू अगर कम मिलेंगे, pKa वैल्यू अगर कम मिलेंगे तो कहना एसिडिक आपको ज़्यादा मिलेंगे। पहले वन क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लूँगा उसके बाद मैं आ जाऊँगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स के डेरिवेटिव्स में मैं आ जाऊँगा। पहले आप इतना को लिख लो, ध्यान देना। इसी में मैं अगर दूसरा क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा आप इसको देखोगे। सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिया फॉर्मिक एसिड HC डबल बाउंड OOH, ये फॉर्मिक एसिड है। बी के बारे में बातचीत कर लूं तो फॉर्मिक एसिड के बाद मैं एक क्वेश्चन लिया बेंजोइक एसिड, और उसके बाद यहाँ थर्ड में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एसिटिक एसिड CH3C डबल बाउंड O, यहाँ OH, ये एसिटिक एसिड है। और एक मैं प्रोपेनोइक एसिड भी ले लेता हूँ। यहाँ ध्यान देना, मैं इतने के बारे में बातचीत कर लूँ, या मैं फोर्थ में लिख लूँ CH3CH2C डबल बाउंड OOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करूं तो आप इससे H प्लस हटाएंगे, इससे भी H प्लस हटाएंगे, इस पॉइंट से भी H प्लस हटाएंगे, और इससे भी आप H प्लस हटाएंगे। अब ध्यान देना H प्लस हटाने के बाद क्या होता है। ध्यान देना मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। यहाँ O निगेटिव चार्ज, ये ऐसा मिलेंगे। इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, इससे भी H प्लस हटा लोगे, इधर से H प्लस हटाओगे तो CH3C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ से अगर मैं H प्लस हटा लूँ तो CH3CH2C डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज। अब ये सब मिल रहे हैं।
अब इस सारे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर, अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे। अगर ये इधर आ जाते हैं तो इसके बारे में हम बताए हैं फिनाइल के बारे में, ये इधर भी दे सकते हैं, तो इधर देने की टेंडेंसी आपका 50% ही होगा। पहले इस दोनों में कंपेयर करते हैं तो ध्यान देना, आप कहेंगे कि अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा A ग्रेटर देन B, क्योंकि देखो ये उठ करके इधर आया तो ये इधर दे दिया, तो इस कंडीशन में ये 100% दिया। बट यहाँ देखो इसके बारे में बातचीत करूँ तो ये प्लस M इफेक्ट के साथ साथ माइनस I इफेक्ट है, तो इस कंडीशन में प्लस M इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, तो A ग्रेटर देन B इधर से दे दिया। अब ध्यान देना वाली बात है कि अगर मैं इसके बारे में देखूंगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसमें sp3 है और इसमें भी आप कहेंगे sp3 है, तो sp2 को खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, यहाँ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बट यहाँ बातचीत करूँ तो देने की टेंडेंसी 1 है और यहाँ देने वाले आपको 2 हैं। ध्यान, जब इधर से देंगे तो इधर से देने की टेंडेंसी कम होगी, जब ये इधर से ज़्यादा दे रहा है तो इधर से देने की टेंडेंसी और कम। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा A के बाद B मिलेंगे, B के बाद C और C के बाद D मिलेंगे। और जब इसका स्टेबिलिटी पता चल जाए तो आप कहेंगे कि इसमें एसिडिक नेचर जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे A के बाद B के बाद C के बाद D। अब सुनने वाली बात है, अब मैं इसका थोड़ा सा pKa वैल्यू भी आपको बता दूं जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा। तो ध्यान देना, फॉर्मिक एसिड का जो pKa वैल्यू आपको मिलेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे pKa वैल्यू आप कहेंगे कि ये जो आपको मिलने वाले हैं, आप कहेंगे 3.77, ये तुम्हारे 3.77 मिलने वाले हैं। बेंजोइक एसिड के बारे में बातचीत करूं तो ये 4.17 है pKa वैल्यू, और एस्टिक एसिड के बारे में बातचीत करूं तो 4.76 होंगे। इसमें एक कार्बन, उसमें आपके 2 कार्बन हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें pKa का वैल्यू होगा 4.88। तो ध्यान देना, इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर pKa का वैल्यू कम रहता है तो आप कहेंगे एसिडिक आपका ज़्यादा होगा। तो एस्टिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा A का, A के बाद B का, उसके बाद C का, D का। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो एसिडिक नेचर और आपका घटते जाएगा, मीन्स और घटते जाएगा, और pKa वैल्यू आपका बढ़ते चला जाएगा। आप इतना को लिख ले, और यहीं पे अब मैं बातचीत करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आप ध्यान देना, यहां पे मैं अब बातचीत करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहां मैं कहूंगा एसिडिक नेचर, आप कहेंगे एसिडिक नेचर ऑफ PHENOL फेनॉल एंड देयर आप कहेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब सुनने वाली बात है इसके बारे में, तो ध्यान देना, पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहाँ फेनॉल है, यहाँ पे आप कहेंगे फेनॉल। जब फेनॉल के बारे में बातचीत करेंगे तो ये OH ग्रुप का जो साइज आपको मिलेंगे ये स्मॉल मिलेंगे, और अगर OH का साइज स्मॉल है तो आप कहेंगे कि ये किसी भी ग्रुप, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप भी होगा तो उस कंडीशन में ये रिपल्सन कर नहीं पाएगा। तो यहाँ फेनॉल है, और फेनॉल के साथ
यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप ले लेता हूँ पहले, OH, यहाँ NO2, और यहीं पे मैं अगर बातचीत कर लूँ तो ये तुम्हारा OH मेटा पोजीशन पे NO2, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ये, यहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ कि OH और पैरा पोजीशन पे NO2 ले लूँ। सुनने वाली बात है कि ये जो तुम्हारे NO2 हैं ये W ग्रुप है, ये भी जो तुम्हारे NO2 हैं ये W ग्रुप हैं, और ये भी जो NO2 हैं आपके W ग्रुप हैं। तो ध्यान देना, इस बेंजीन रिंग पे कोई W ग्रुप नहीं है, और W ग्रुप का काम है इधर से इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना, ये भी काम है ड्रॉ करना, ये भी काम है ड्रॉ करना। और कह रहा है कि इसमें एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालनी है। तो एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और H+ बाहर निकालेंगे। ध्यान देना, जैसे ही आप यहाँ से H+ बाहर करेंगे, इधर से भी आप H+ बाहर करना होगा, इस कंपाउंड से भी H+ बाहर करना होगा, और इधर से भी आपको H+ बाहर करना होगा। H+ बाहर करने के बाद क्या होगा? ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो आपको मिलेंगे, ये आप कहेंगे कि OH में से H को हटा दूं, यहाँ से H को हटा दूं तो ये न्यूट्रल मिलेंगे, और ये मिलेंगे, इसका नाम है फेनॉक्साइड। आप कहेंगे इसका नाम है फेनॉक्साइड्स। ध्यान देना, इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O नाइट्रोफेनॉल। इसके बारे में बातचीत करूँगा तो इसका नाम होगा M नाइट्रोफेनॉल। इसको लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, नोमेनक्लेचर में पढ़े होगे। इसका नाम है मेटा नाइट्रोफेनॉल। और यहाँ पे अगर मैं मेटा नाइट्रोफेनॉल के बारे में बातचीत करूँ तो ये OH, यहाँ पे आपको N डबल बाउंड O, ये O मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे कहेंगे O नेगेटिव चार्ज, N डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे करेंगे O नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप। ध्यान देना, NO2 ग्रुप को अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं N डबल बाउंड O डबल बाउंड O। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, जब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ड्राइंग ग्रुप रहे तो आप कहेंगे कि ये जो ग्रुप हैं ये दो टाइप के इफेक्ट शो करेंगे, -I और -M। -I -M में डोमिनेट होगा -M इफेक्ट, और -M इफेक्ट मीन्स अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, ये -I मेटा पोजीशन शोज ओनली -I इफेक्ट, ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, और पैरा पोजीशन पे -I और -M इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसमें -M इफेक्ट डोमिनेट होगा, और -M इफेक्ट द्वारा नेगेटिव चार्ज आप कहेंगे स्टेबल होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है, और -I इफेक्ट द्वारा ये इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे ज़्यादा होगा। अब ध्यान देना, ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल कर रहा है, ये भी। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? तो ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं, यहाँ स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो आप कहेंगे यहाँ -M इफेक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे B = D ग्रेटर देन A = C। यहाँ भी ड्राइंग ग्रुप है, इस पे ना ड्राइंग ग्रुप है ना तो रिलीजिंग ग्रुप है, तो इस कंडीशन में ये लेस स्टेबल होगा। अब ध्यान देना, B और D में मोर स्टेबल कौन सा होगा? तो आपको बताया हूं कि जब NO2 कम डिस्टेंस पे रहे तो इसमें -I इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा, जब 2 का -M इफेक्ट कंपेयर करना पड़ता है तो -I इफेक्ट। तो आप कहोगे कि इसमें स्टेबिलिटी कम डिस्टेंस रहने के कारण इसका ज़्यादा है, तो B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C आपको मिलेंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी
तो एसिडिक नेचर ज़्यादा। तो आप कहेंगे कि यहाँ एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर आपको मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद सी। आप कहोगे कि ऐसे मिलेंगे, बट जैसे ही आप इसका आंसर ये लिखेंगे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब कहोगे कि सारा वर्क तो मैंने ठीक ही किया, बट रॉन्ग क्यों हो गया? रॉन्ग होने का काउज है, ध्यान देना, जब ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो यहां पे कहना एन डबल बाउंड ओ, डबल बाउंड ओ है, तो यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसको निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट ये आपका पहले निकल गया। तो इस कंडीशन में यहां जो ऑर्डर आपको मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे, ध्यान देना, यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये फंसा रह गया H, और ये जब फंसा रह गया तो आप कहेंगे कि इस H को निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो गई, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे D के बाद B, सिर्फ यही दोनों को चेंज करना, A उसके बाद आपका मिलेगा C, ये ऑर्डर होगा। अब ध्यान देना, आपको मैं बताया हूं कि अगर pKa वैल्यू कम होगा तो एसिडिक आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा pKa वैल्यू के बारे में बातचीत कर लूँ। ध्यान देना, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा तो फिनॉल का pKa कभी कभी मिलेगा 9.95 से, किसी किसी बुक में मिलेगा 210 तक, 9.95 से 10 तक मिलेंगे। बट ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल का जो होगा आप कहेंगे कि ये pKa वैल्यू मिलेंगे 7.23, ये 7.23 मिलेंगे। मेटानाइट्रोफेनॉल का के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा 8.35, और पैरानाइट्रोफेनॉल के बारे में बातचीत करूं तो ये मिलते हैं 7.14। तो ध्यान देना, pKa वैल्यू सबसे कम किसका है, तो सम है 7.14, उसके बाद 7.23, उसके बाद 8.35, उसके बाद 9.95 से 10 के बीच। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसी में कुछ NO2 ग्रुप को और बढ़ा लूं, मैं थोड़ा सा इसी में बातचीत कर लूं, आगे देखोगे यहीं पे मैं बातचीत करूंगा थोड़ा सा, ध्यान देना। इसी में मैं बातचीत करूंगा। मैं इसमें कह रहा हूं, इफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज इन फेनॉल ग्रुप, इफ EWG ग्रुप, इफ EWG ग्रुप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स विथ DRAWING ड्रॉइंग group increases in benzene ring, in phenol ring, आप कहेंगे phenol ring, then acidic nature increases, then मैं कह रहा हूं कि यहां एसिडिक नेचर आप कहेंगे इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अब सुनने वाली बात है, जैसे मैं यहीं पे ड्राइंग ग्रुप के बारे में बातचीत कर लूँ, कोई भी ड्राइंग ग्रुप लगा दो, यहाँ OH है, यहाँ पे मैंने बोला कि OH NO2 लिख दूँ, यहाँ पे मेटा पे लगा दूँ OH NO2, इसके बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ पे मैं कह दूँ OH NO2, इस सारे में एक ही ड्राइंग ग्रुप है, बट एक जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप कहेंगे यहाँ OH
NO2 NO2 ये है 1 2 3 4 5 6 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, ये है 2,4, यहाँ कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल फेनॉल। और यहाँ मैं एक और ले लूँ, इसका नाम है OH NO2 यहाँ पे मैं कहूँगा NO2, इसका नाम है 235 ट्राइनाइट्रो, आप कहेंगे फेनॉल, या इसी को मैं कहता हूँ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक आप कहेंगे एसिड। ध्यान देने वाली बात है, इसमें कोई ड्राइंग ग्रुप नहीं है, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें एक, इसमें 2 है, इसमें 3। तो आपको बताया हूं कि जब ड्राइंग ग्रुप का नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर मैं इसको मान लूं A, ये B, ये C, यहाँ D, इसको E और इसको मैं F मान लूं, E और F मान लूं, तो ध्यान देना एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर मिलेंगे, यहाँ पे कहेंगे एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे F, उसमें 3 NO2 है, 3 ड्राइंग ग्रुप। उसके बाद आप कहेंगे E मिलेंगे, E के बाद आप कहेंगे ऑर्थो पोजीशन पे बोला हूँ कि थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ आप कहेंगे D के बाद B के बाद C के बाद A। आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात है, अभी तो ड्राइंग ग्रुप देखें, अब मैं अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं बातचीत करूंगा सेकेंड में। पहले इतना को लिख लीजिए। अब यहीं पे मैं बातचीत करूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल, यहां मैं कहूंगा एंड देयर डेरिवेटिव्स। सेकेंड में मैं कहूंगा, सेकेंड में कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल and their derivatives in decreasing order, आप कहेंगे ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सुनोगे, इसमें मैं कोई रिलीजिंग ग्रुप वाला कंपाउंड ले रहा हूं, यहां मैं रिलीजिंग ग्रुप वाला कंपाउंड ले रहा हूं। जैसे एम देखो, यहां पे मैंने फेनॉल लिया, यहां फेनॉल लिया। बी के बारे में बातचीत कर लूं, यहां अगर मैं बातचीत कर लूं, ये तुम्हारे OH हैं और यहाँ Me दे दूं। Me मीन्स मिथाइल ग्रुप, Me मीन्स मिथाइल, आप लोग जानते हैं मिथाइल। ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे एक मैं मेटा पोजीशन पे ले रहा हूँ, OH Me कर रहा हूँ, Me को मैं CH3, अच्छा चलो रहने दो, ABC, C के बाद मैं एक D ले रहा हूँ, यहाँ बेंजीन पे OH है फेनॉल, यहाँ पे अगर मैं Me ले लूँ, Me, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर निकालने के लिए आप H+ बाहर करेंगे, यहाँ भी H+ बाहर करेंगे, यहाँ भी आप कहेंगे कि H+ बाहर करेंगे, और इधर भी आप H+ बाहर करेंगे। पर ध्यान देने वाली बात है कि जब H+ बाहर करोगे तो यहाँ से ये बाहर जाएंगे, ये निगेटिव चार्ज आएंगे, और निगेटिव चार्ज आएंगे तो बेंजीन रिंग पे O निगेटिव चार्ज, इधर से बाहर करेंगे, इस पॉइंट से H+ बाहर जाएंगे, तो यहाँ कहना कि O निगेटिव चार्ज
और यहाँ मैं कह रहा हूँ CHH, ये ऐसा मिलेंगे। इस पॉइंट से H+ बाहर करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ O नेगेटिव चार्ज C के साथ H ऐसा मिलेंगे, और इस पॉइंट से अगर मैं H+ को बाहर कर दूं इस पॉइंट से, तो यहाँ आपको जो मिलने वाले हैं, यहाँ पे कहना O नेगेटिव चार्ज CH H और H मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, मैं आपको बताया हूं कि ये जो Me है, ये Me ये है ERG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप। अब ध्यान देना, तो ये रिलीजिंग ग्रुप इधर से देगा, ये भी इधर से दे रहा है और ये भी इधर से दे रहा है, इधर से दे रहा है। तो ध्यान देना, कोई भी निगेटिव चार्ज अपने खुद निगेटिव है, और जब यहाँ पे देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये अनस्टेबल होगा। तो इस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आपको मिलने वाला है, इसमें कोई देने वाला नहीं है, बट इसमें देने वाला है, ये भी देने वाला, ये भी देने वाला, प्लस आई इफेक्ट। तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी होगा A > B = C = D। ये तीन, अभी एक के ही बारे में पता चला है, A के बारे में, B, C और D अभी बचा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूं, ध्यान देना, ये ऑर्थो पोजीशन पे ये आपका प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ प्लस H इफेक्ट वर्क करेगा, और प्लस आई प्लस H में प्लस H इफेक्ट डोमिनेट होगा प्लस माइनस आई इफेक्ट पे, माइनस आई नहीं, ये प्लस आई इफेक्ट, और ये हाइपर कंजुगेशन ऑर्थो पोजीशन पे शो करेगा। तो प्लस आई के साथ साथ प्लस H है, तो प्लस H इफेक्ट आप कहेंगे कि इसमें आ रहा है। इसमें ध्यान देना, ओनली प्लस आई इफेक्ट है, इसमें कहेंगे प्लस आई इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट, तो इसमें डोमिनेट होगा प्लस H इफेक्ट। और ध्यान देना, अगर प्लस H इफेक्ट है तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, और प्लस आई द्वारा भी ये अनस्टेबल होगा, तीनों अनस्टेबल है। बट ध्यान देना, प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ये भी स्ट्रॉन्गली अनस्टेबल करेगा, ये भी स्ट्रॉन्गली अनस्टेबल करेगा, बट आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। तो ध्यान देना, B, C और D में, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी C > B = D। अब सुनने वाली बात है, B और D में अब देखना है, ध्यान देना, ये जो B है ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे है, ये B ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ध्यान देना, इससे O निगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये कम डिस्टेंस पे है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है, कम डिस्टेंस से दे रहा है, ज़्यादा डिस्टेंस से दे रहा है, तो यहाँ देने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा B और D में, आप कहेंगे D मोर स्टेबल देन B। अब सुनना, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो मिलेंगे A के बाद आपका C के बाद D के बाद B। तो जब ये स्टेबल मिलेंगे तो इसका एसिडिक नेचर भी इसी ऑर्डर में होगा। तो ध्यान देना, इसका जो एसिडिक नेचर, एसिडिक आप कहेंगे कि नेचर जो मिलेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे A के बाद C के बाद D के बाद B। मीन्स आप कहेंगे एसिडिक नेचर जो होगा वो न्यूट्रल का होगा, न्यूट्रल के बाद आप कहेंगे मेटा का, मेटा के बाद पैरा का, पैरा के बाद ऑर्थो का। ध्यान देना, अभी आपने दो ग्रुप देखा, एक EWG ग्रुप देखे, एक ERG ग्रुप देखे। इस दोनों के बारे में देख लेता हूं, उसके बाद हेलोजिनेटेड कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा एक स्पेशल केस है जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले आप इतना को लिखो, दो केस के बाद मैं यहीं पे एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देना। यहां पे थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद अगेन क्वेश्चन पे आऊंगा। ध्यान देना, अगर कोई फेनॉल ग्रुप है, यहां मैंने दो क्वेश्चन, यहां फेनॉल ग्रुप है, अगर इस पे कोई ड्राइंग ग्रुप लगा दो, ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप,
EWG ग्रुप, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप लगाते हैं तो इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ये जो कंपाउंड है इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। और बी के बारे में बातचीत कर लूं कि अगर कोई फेनॉल ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप है और इस पॉइंट पे तुम्हारा यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप है और रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल, यहाँ आप कहेंगे एसिडिक, यहाँ नेचर ये तेरा डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। अब सुनने वाली बात है, यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी तक 2 क्वेश्चन लिए हैं फेनॉल से रिलेटेड। हैलोजन का केस और अल्काइल का केस एक स्पेशल केस है, तो इस दोनों से रिलेटेड पहले मैं बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद मैं हैलोजन और अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करूंगा। मैं कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत कर लूं, ये फेनॉल का केस है, ये फेनॉल का केस, और ये तुम्हारे ए हुए। बी में अगर मैं बातचीत करूं तो बी में यहाँ पे मैंने H3 दिया, यहाँ OH दिया। सी के बारे में बातचीत करूं तो इस पॉइंट पे मैं OH दिया और इस पॉइंट पे मैंने NO2 लगाया। और डी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे मैंने कहा OH लगाया, यहाँ पे C ट्रिपल बाउंड एंड दिया। और ई के बारे में बातचीत करूं तो इसमें आपको मैं कह रहा हूं फेनॉल, यहाँ OR ग्रुप लगाया। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सुनने वाली बात है। ध्यान देना, ये जो CH3 है ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये तुम्हारा ड्राइंग ग्रुप है, EWG ग्रुप, आप कहेंगे EWG ग्रुप। इसके बारे में बातचीत करेंगे तो साइनाइड भी है, EWG ग्रुप। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये ERG ग्रुप है, ERG ग्रुप। और रिलीजिंग ग्रुप को मैं कहूंगा ERG ग्रुप। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये न्यूट्रल है। तो यहां आप कहेंगे कि ये जो एसिडिक, ये नेचर जो तेरे को मिलेंगे तो सबसे ज्यादा होंगे EWG ग्रुप का, EWG ग्रुप का। उसके बाद तेरे को न्यूट्रल का होंगे, न्यूट्रल का मिलेंगे। उसके बाद आपको कहेंगे ERG ग्रुप का मिलेंगे, ERG ग्रुप का। तो ध्यान देना, EWG ग्रुप वाले कौन कौन से हैं, यहाँ C इक्वल टू D, C भी EWG, ये भी EWG। उसके बाद न्यूट्रल में है A तुम्हारे, ये ग्रेटर देन A। और आप कहेंगे ये भी रिलीजिंग ग्रुप, ये भी रिलीजिंग ग्रुप, तो आप कहेंगे B इक्वल टू E। अभी तक आपको CD पता नहीं चला है और BE के बारे में भी पता नहीं चला है। अब ध्यान देना, CD में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप है, NO2 या CN? तो आप कहेंगे NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप है, ड्यू टू इसका -I इफेक्ट ज्यादा है। तो आप कहेंगे CD में स्टेबिलिटी C की ज्यादा होगी कंपेयर्ड विथ D। उसके बाद A। अब ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है क्योंकि ये +M इफेक्ट शो करेगा। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये +H इफेक्ट शो करेगा और +M इफेक्ट स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में स्टेबिलिटी जो आपको मिलेगी यहाँ पे एसिडिक नेचर जो आपको मिलेगा, आप कहेंगे B ग्रेटर देन E मिलेगा। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा एसिडिक C होगा, D होगा, A होगा, B, उसके बाद E। पहले आप इतना को लिख लीजिए,
और कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप या ड्राइंग ग्रुप आएगा तो इस प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा एसिडिक नेचर इन हैलोजिनेटेड कंपाउंड के बारे में। ध्यान देना, फोर्थ में क्वेश्चन कहूंगा एसिडिक नेचर इन हैलोजिनेटेड कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। आप इसको देखिए, ध्यान देना। मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट, यहां फोर्थ में फाइंड आउट एसिडिक नेचर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन हैलोजिनेटेड कंपाउंड, आप कहना कंपाउंड, इन हैलोजिनेटेड कंपाउंड। फाइंड एसिडिक नेचर हैलोजिनेटेड कंपाउंड के बारे में सुनना। बहुत आदमी कहता है हैलोजिनेटेड कंपाउंड एक्सेप्शन केस है, बट ऐसी कोई बात है नहीं। आप इस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, अगर मैं फेनॉल के बारे में बातचीत करूं, ये फेनॉल, ये ए है। यहां पे मैंने आपसे कहा फेनॉल ये तुम्हारे हैं, यहां पे मैंने लगाया फ्लोरीन, ये तुम्हारे ए हैं, ये तुम्हारे बी हैं। सी मैं कह रहा हूं कि इसी फेनॉल पे यहां फेनॉल है, यहां क्लोरीन लगा दूं। सी डी के बारे में बातचीत करूं, यहां तेरा फेनॉल है, यहां फेनॉल है, यहां तुम्हारा बी आर है। और ई के बारे में बातचीत कर लूं और यहां पे भी मैं कह दूं ये फेनॉल ग्रुप है, यहां पे आई। एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? तो ध्यान देना, आप इसका सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में आप कहेंगे एसिडिक नेचर को चेक करने के लिए H+ बाहर करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ध्यान देना, इधर से H+ बाहर कर दो, इधर से H+ बाहर कर दो, यहां से भी H+ बाहर करो, इधर से भी H+ बाहर कर दो और इधर से भी H+ बाहर करो। ध्यान देना, H+ बाहर करेंगे तो क्या मिलेंगे? यहां से H+ बाहर करेंगे O नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, इधर से भी H+ बाहर करोगे तो यहां पे कहना O नेगेटिव चार्ज, यहां पे मिलेंगे फ्लोरीन। यहां पे बातचीत करोगे, इधर से H+ निकाल दोगे तो इस पॉइंट पे मिलेंगे O नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे क्लोरीन। और यहां आप कहेंगे कि ये तुम्हारा फेनॉक्साइड आयंस, यहां ब्रोमीन, और यहां पे आप कहेंगे ये O नेगेटिव चार्ज, यहां आयोडीन। ध्यान देना, हैलोजन के केस में मैं आपको बताया हूं -I भी शो करता है, +M भी शो करता है, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया -I इफेक्ट विंस ओवर +M, तो सारे के केस में -M इफेक्ट देखोगे। ध्यान देने वाली बात है। बट क्लोरीन के केस में अगर देखोगे तो यहां ये वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। आप कहेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल्स, और जब p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगा तो इसके बारे में बातचीत किया हूं कि ये -M इफेक्ट शो करेगा, ये -M इफेक्ट। ध्यान देना, ये तुम्हारे -I इफेक्ट, और ब्रोमीन और आयोडीन ये भी -I इफेक्ट शो करेंगे, ये -I इफेक्ट द्वारा इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इसकी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये -M इफेक्ट द्वारा यहाँ भी स्टेबिलिटी आपका इंक्रीज होगा और -I इफेक्ट द्वारा स्टेबिलिटी ये इंक्रीज होगा। बट यहाँ तो कोई ग्रुप है ही नहीं, तो ध्यान देना, अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो आप कहेंगे B = C = D = E greater than A। अब सुनना, क्लोरीन
सारे के सारे स्टेबल हैं, बट ये माइनस एम इफेक्ट द्वारा स्टेबल हो रहा है। तो आप कहेंगे कि इसमें से सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, यहाँ देखोगे सी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कहना B इक्वल टू डी इक्वल टू ई ग्रेटर देन ए। इसमें से सी ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट ड्यू टू इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल्स होता है, या आप कहेंगे कि वैकेंट p नहीं, यहाँ पे d ऑर्बिटल्स होगा। अब सुनने वाली बात है, B, D और E सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे कहेंगे इस निगेटिव चार्ज को खींचने वाला स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा B के बाद D उसके बाद E। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी देखो, पहले C, B, D, E उसके बाद A। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी आपको मिलेंगे, आप कहना सबसे ज़्यादा मिलेंगे C के बाद B के बाद D के बाद E और A। अब ध्यान देना, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आप कहना एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। सो एसिडिक नेचर ज़्यादा, एसिडिक यहाँ नेचर जो है आप कहेंगे ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ एसिडिक नेचर जो आपको मिलेंगे, एसिडिक नेचर आप कहना सबसे ज़्यादा C के बाद B, D, E उसके बाद कहना A। पहले आप इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन के बाद मैं एक दो और क्वेश्चन लेना चाहूँगा। फोर्थ के बाद एक दो क्वेश्चन, फोर्थ के बाद मैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फोर्थ के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं यहाँ पे कहूँगा फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ मैं कहूँगा 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट एसिडिक नेचर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग, यहाँ पे कहेंगे ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं फेनॉल डेरिवेटिव्स के बारे में बातचीत करता हूँ। फेनॉल डेरिवेटिव्स में अगर बातचीत करूँ तो यहाँ फेनॉल है, ये A। B के बारे में बातचीत करता हूँ, यहीं पे यहाँ बातचीत करूँगा OH, इस पॉइंट पे CH3 ग्रुप। C के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे आप कहेंगे OH, और इस पॉइंट पे कर रहा हूँ CH2 CH3। D के बारे में बातचीत कर लूँ तो ये भी तेरा फेनॉल ही है, फेनॉल भी है, CH3, यहाँ CH3। और E के बारे में बातचीत कर लूँ तो यहाँ कहेंगे कि ये फेनॉल ग्रुप, और यहाँ पे है CH3, ये तेरा CH3 ये ऐसा है। पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सुनना। तो आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में कहना इधर से H+ बाहर निकालेंगे, इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे, इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे, इससे भी H+ बाहर करेंगे, और यहाँ से भी H+ बाहर करना। बाहर करने के बाद होता क्या है देख लेना। यहाँ आप कहेंगे ये फेनॉक्साइड मिलेंगे, O निगेटिव चार्ज। यहाँ जो मिलेंगे आप कहना O निगेटिव चार्ज, और इसके नीचे CH, ये H मिलेंगे। इसमें बातचीत करोगे तो यहाँ पे कहना O निगेटिव चार्ज, C के साथ HH, यहाँ तुम्हारे CH3 मिलेंगे। इधर से H+ बाहर करोगे तो यहाँ पे कहना O निगेटिव चार्ज, C, ये तुम्हारे CH3, और इसके अल्फा पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है। और इधर से बातचीत करोगे
इधर से H+ निकालोगे तो यहाँ O निगेटिव चार्ज और यहाँ पे कहना CCH3, ये CH3 और यहाँ पे आपका CH3। ध्यान देना, ये सारे के सारे R ग्रुप हैं, ये R ग्रुप हैं, ये भी R ग्रुप हैं, ये भी R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप प्लस I इफेक्ट शो करेंगे, प्लस I इफेक्ट, ये भी प्लस I इफेक्ट, ये भी प्लस I इफेक्ट, ये भी प्लस I इफेक्ट। और प्लस I इफेक्ट के एडजेसेंट पे CH भी है तो आप कहेंगे कि ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे, और हाइपर कंजुगेशन को मैं अल्फा CH करूंगा। तो इसमें ध्यान देना, इसके एडजेसेंट पे 3 अल्फा CH है, यहाँ पे कहेंगे 3 अल्फा CH, 3 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 अल्फा CH मिलेंगे, 2 अल्फा CH। इसमें बातचीत करेंगे तो 1 अल्फा CH मिलेंगे, और इसमें आपको मिलेंगे 0 अल्फा CH। ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपका हाइपर कंजुगेशन है। तो ध्यान देना, अगर हाइपर कंजुगेशन बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी घटेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज, इफ हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ आप कहना फेनॉक्साइड डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होगी। तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन, 2, इसमें 1, उसमें 0। तो इस कंडीशन में अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर जज करना चाहेंगे तो ध्यान देना, इस पे तो कोई देने वाला है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A होगा, A के बाद E, E के बाद आपको D मिलेंगे, D के बाद C, उसके बाद B। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अब ध्यान देना, जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो आप यहां लिख सकते हो सो एसिडिक नेचर। आप कहेंगे इस कंडीशन में सबसे ज्यादा A के बाद E के बाद D, उसके बाद C, उसके बाद आप कहना B। आप पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, ये अल्काइल ग्रुप सारे के सारे पैरा पोजीशन पे हैं, और पैरा पोजीशन पे आप कहेंगे कि प्लस H इफेक्ट होता है, बट मेटा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता है। तो मेटा पोजीशन पे मैं ग्रुप दे करके अगेन इसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके बाद यहाँ एस्टिक स्ट्रेंथ का क्लास समाप्त करूंगा। पहले इतना को लिख लो। 5 के बाद मैं एक 6 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 5 के बाद एक 6 क्वेश्चन, एक 6 क्वेश्चन। यहां 6 क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। तो मैं आपसे कहूंगा फाइंड आउट, ये 6 क्वेश्चन में मैं यहां पे कहूंगा फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन DECREA डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। ये अब सुनना, इसके बारे में मैं बातचीत करूं तो यहां तेरा फेनॉल है, ये तेरा फेनॉल है, ये फेनॉल है, ये तुम्हारे A हैं। B के बारे में बातचीत कर लूं तो यहीं पे अगर मैं बातचीत करूं, ये फेनॉल है, इसके मेटा पोजीशन पे CH3 दे दूं। यहां पे अगर मैं बातचीत करूं C में तो ये तेरा फेनॉल है, और यहां पे मैं कह दूं CH2 CH3। C के बाद मैं D पे आ रहा हूं, यहां पे मैं कह दूं कि ये तेरा फेनॉल है, और इसको मैं थोड़ा सा बाउंड लाइन स्ट्रक्चर में लिख दूं CH3 CH3, और यहाँ पे एक H ले लूं। D और E के बारे में बातचीत कर लूं तो यहाँ फेनॉल है,
और इसके बारे में बातचीत करूं, ये ऐसा, ये CH3 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 एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैं पूछ रहा हूं। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने के लिए H+ बाहर करेंगे, इधर से भी H+ बाहर करेंगे, इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे, इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे और इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे। तो ध्यान देना, इधर से H+ बाहर करेंगे तो यहां जो आपको मिलने वाले हैं, आप कहेंगे कि ये फेनॉक्साइड्स आयंस मिलेंगे। यहां भी आपको जो मिलने वाले हैं, यहां कहेंगे O नेगेटिव चार्ज CH3, और इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ भी आपको फेनॉक्साइड्स आयंस मिलेंगे, ये CH2 CH3 मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बातचीत कर लूँ तो ये फेनॉक्साइड्स आयंस मिलेंगे, और यहाँ पे कहना CH, ये CH3, यहाँ CH3 मिलेंगे। और इस पॉइंट से जब H+ बाहर करोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे फेनॉक्साइड्स आयन, ये तुम्हारे CH3 CH3, यहाँ पे CH3। ध्यान देना, अब सुनने वाली बात है, मेटा पोजीशन पे ना तो रेजोनेंस शो करता है ना तो हाइपर कंजुगेशन, और इस कंडीशन में सिर्फ शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट ध्यान देना, इस निगेटिव चार्ज पे कोई देने वाला नहीं है, इसमें देने वाले 1 कार्बन, यहाँ पे देने वाले 2 कार्बन, और यहाँ जो देने वाले हैं ये 3 कार्बन 1 2 3, और इसमें देने वाले यहाँ भी कार्बन ही हैं, तो यहाँ देने वाले 4 कार्बन। तो आप कहेंगे ये +I इफेक्ट शो करेगा, ये भी तुम्हारा +I इफेक्ट शो करेगा, ये भी +I इफेक्ट, ये भी +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयंस। आप कहेंगे +I इफेक्ट, +I इफेक्ट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड्स आयंस। अब ध्यान देना, इफ +I इफेक्ट इंक्रीजेज, यहां पे इंक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी जो है डिक्रीजेज होगी। तो +I इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, ध्यान देना, सबसे ज्यादा किस में होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसमें +I इफेक्ट ज्यादा होगा। तो आप कहना E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B। अब ध्यान देना, +I इफेक्ट E का ज्यादा है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी का बातचीत करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा B के बाद C के बाद D के बाद E। +I इफेक्ट, तो स्टेबिलिटी इसका, और इस सारे से मोर स्टेबल आपका A है, मीन्स इस सारे से अगर देखा जाए स्टेबिलिटी में, इस सारे से ज़्यादा स्टेबल है A। तो A के बाद B के बाद C, सबसे ज़्यादा A के बाद B, सबसे ज़्यादा A, इधर देखेंगे तो B C D, उसके बाद E। और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो यहीं पे आप कहेंगे एसिडिक नेचर जो होंगे। ध्यान देना, स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर होता है एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर में कहेंगे A B C D और E। ये ध्यान देने वाली बात है। इतना बताने के बाद मेरे को नहीं लगता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। और आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से यहीं पे अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको बेसिक नेचर बताने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेसिक नेचर को ज़रूर पढ़ेंगे और उसका फ़ायदा ले सकेंगे। और यहीं पे अल्टीमेट एकेडमिक का मैं आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।